नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया मिक्स न्यूज के मध्य प्रदेश उपचुनाव विशेष विधानसभावार उपचुनाव वाली सीटों के राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे धार जिले की बदनावर विधानसभा की, जहां से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सिंधिया समर्थक युवा नेता, मध्य प्रदेश शासन में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिनका सामना कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कमल पटेल। इस चुनाव में राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव चौथी बार विधायक बनने की रेस में हैं, जबकि इनका सामना कर रहे कमल पटेल का यह पहला चुनाव। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला है। पहली सूची में यहाँ से कांग्रेस ने अभिषेक सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में सीट के जातिगत, सामाजिक व अन्य समीकरणों के आधार पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और कमल पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का पुश्तैनी पारिवारिक संबंध है। इनके पिता और यह स्वयं यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इसलिए विधानसभा के लगभग हर गांव में इनकी पहुंच है। हर गांव में इनके समर्थक हैं, जबकि कमल पटेल के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि कमल पटेल दत्तीगांव के मुकाबले बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन यह उनका पहला चुनाव है। उनके पास राजनीतिक अनुभव कम है तथा उनके पास दत्तीगांव के जैसे संसाधन नहीं है। ऐसे में यह चुनाव पटेल कांग्रेस के संगठन के भरोसे लड़ रहे हैं। कमल पटेल के सामने मुश्किल यह भी है कि यहाँ का स्थानीय कांग्रेस संगठन, जो कि पूर्व में दत्तीगांव के प्रभाव वाला रहा है और वर्तमान में कई गुटों में बंटकर बिखरा हुआ है, वह धार जिला कांग्रेस के आसपास के कांग्रेस नेता व विधायक ही इनकी चुनाव में मदद करते हुए दिख रहे हैं। जिसका उन्हें कितना लाभ मिलेगा, यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का प्रभाव कैसा है, इसकी वानगी 1998 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का टिकट काटकर मोहन सिंह बुंदेला को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसकी वजह से असंतुष्ट दत्तीगांव ने यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ा तथा लगभग 32% वोट हासिल किए, जिसकी वजह से बुंदेला को भाजपा के प्रत्याशी खेमराज पाटीदार से नजदीकी मुकाबले में 710 वोटों के अंतर से हार देखने को मिली थी। इस चुनाव में भाजपा को लगभग 35% और कांग्रेस को लगभग 34% वोट मिले थे। दोस्तों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बदनावर विधानसभा सीट के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास को देखते हैं। 1957 से 2018 तक यहाँ हुए लगभग 14 विधानसभा चुनाव में जनसंघ 2 बार, जनता पार्टी 1 बार और भाजपा 4 बार चुनाव जीती है, जबकि कांग्रेस 6 बार और कांग्रेस आई इंदिरा कांग्रेस 1 बार चुनाव जीती है। यानी यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने लगभग बराबर प्रदर्शन किया है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच यहाँ मूल अंतर यह रहा है कि यहाँ भाजपा का विधायक रहा है, उसकी अपनी व्यक्तिगत टीम, उसके अपने व्यक्तिगत कार्यकर्ता यहाँ भाजपा का पर्याय नहीं रहे। यही कारण है कि इंदौर से आए भंवर सिंह शेखावत ने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीते, जबकि कांग्रेस के साथ यह समस्या रही है कि यहाँ का स्थानीय कांग्रेस संगठन विधायक के इर्द गिर्द रहा। 1998 के बाद यहाँ कांग्रेस दत्तीगांव परिवार वो उनके समर्थकों के आसपास सिमट कर रह गई। यही वजह बनी कि यहाँ कांग्रेस में कोई अन्य नेता नहीं खड़ा हो पाया, जिसकी वजह से राज्यवर्धन दत्तीगांव के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को इनके खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार खोजने में बड़ी मुश्किल हुई। 7 बार यहाँ कांग्रेस की जीतने में 4 बार दत्तीगांव परिवार का योगदान रहा है। इस बार दत्तीगांव भाजपा से लड़ रहे हैं, अतः इस बार भाजपा का दावा यहाँ पर मजबूत माना जा सकता है। दोस्तों, अब बदनावर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ के क्षेत्रीय, जातिगत और सामाजिक समीकरणों को समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले बदनावर विधानसभा की क्षेत्रीय स्थिति की बात करते हैं। वोटों की दृष्टि से इस विधानसभा को 4 अलग अलग सेक्टर में बांटा जा सकता है।
पहला पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा चामला क्षेत्र, तीसरा कसूर सादुलपुर क्षेत्र और चौथा धार तहसील के 50 गांव। पिछले कुछ चुनावों के परिणामों को देखा जाए तो क्षेत्र में पश्चिमी सेक्टर चुनाव को प्रमुख रूप से प्रभावित करता रहा है। यहाँ पर जिस उम्मीदवार को जब बढ़त मिलती है वो आगे के 3 क्षेत्रों में भी अपनी बढ़त को बनाए रखता है। यही कारण है कि दोनों दलों के नेताओं, उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को हम पश्चिमी सेक्टर में ज्यादा मेहनत करते हुए देख रहे हैं। उत्तरिया से शुरू होकर बदनावर तक आने वाले इस सेक्टर में लगभग 80 मतदान केंद्र हैं, जिसमें सर्वाधिक SC/ST वर्ग के 40,000 से अधिक लगभग मतदाता हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दोनों दलों को मतदान प्रभावित होने का खतरा यहाँ बना रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर दोनों दल मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का गृह क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ से उनको बढ़त मिलना उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। यहाँ दत्ती गांव की व्यक्तिगत टीम के अतिरिक्त भाजपा के शीर्ष और स्थापित स्थानीय नेता भी मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, हरिराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, दत्ती गांव के साथ कांग्रेस से भाजपा में आए उनके समर्थक, पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ सके दिनेश गिरवाल आदि क्षेत्र में मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रखा है, कांग्रेस में पूरी मेहनत कर रही है। चौबट विधायक कलावती भूरिया, झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया, सरदारपुर के प्रताप ग्रेवाल, मनावर के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के साथ आदिवासियों में प्रभाव रखने वाला स्थानीय जयस संगठन भी यहाँ मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जयस यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा जयस को लेकर दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने जयस को देशद्रोही संगठन कहा था, को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कांग्रेस को चुनाव में लाभ हो सके और ST वर्ग के वोटों को पोलराइज किया जा सके। दूसरे नंबर वाली चामला पट्टी या चामला सेक्टर चुनावी दृष्टि से काफी अहम है। यह क्षेत्र पिचगारा घटगारा से शुरू होकर सनौली रंगारा खेड़ी तक है। पश्चिम सेक्टर से बढ़त लेकर आने वाले दल को इस क्षेत्र में बढ़त मिलती है। यहाँ पे भी लगभग 80 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पर राजपूत, पाटीदार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के मतदाता प्रमुखता से रहते हैं। इस पट्टी में कांग्रेस के प्रत्याशी पटेल का गृह क्षेत्र भी आता है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से उनके प्रत्याशी के पुत्र भगवत सिंह पटेल, ध्रुव नारायण सिंह व पाटीदार समाज के कई नेता क्षेत्र में मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि भाजपा की ओर से यहाँ पे पूर्व विधायक हिमराज पाटीदार, कविता पाटीदार और डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी आदि मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। तीसरा सेक्टर जो है ये केसूर सादुलपुर सेक्टर का मिजाज यहाँ के चुनाव परिणामों को निर्धारित करता है। इस क्षेत्र में केसूर, सादुलपुर, नागदा, पलवाड़ा, नागौरा सहित कई अन्य बड़े गांव आते हैं। इस क्षेत्र में दोनों दलों के लिए एक समान चुनौती व संकट की स्थिति होती है। यहाँ के मतदान केंद्रों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पिछले 2 सेक्टर्स में लीड लेकर आ रहे व्यक्ति की लीड भी कम होने की संभावना रहती है। इस क्षेत्र में लगभग 70 मतदान केंद्र बताए जाते हैं। अधिकतर केंद्रों पर किसी एक दल का अधिकार नहीं देखा जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः नायता, पाटीदार, माली आदि अन्य समाजों के लोग रहते हैं। चौथे सेक्टर में धार तहसील के 50 गांव गिने जाते हैं, जिसमें लगभग 65 मतदान केंद्र बताए जाते हैं। यह किसी एक दल को चल रही चुनावी लहर या मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। इन गांवों में पाटीदार समाज के मतदाता सर्वाधिक बताए जाते हैं। अंतिम चरण की गणना के बाद जीत का आंकड़ा इन्हीं गांवों के द्वारा तय किया जाता है। दोस्तों, बदनावर का क्षेत्रीय आधार पर बांटकर इन 4 सेक्टर्स में अलग अलग करके देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि पश्चिमी सेक्टर और चामला पट्टी सेक्टर में मतदाताओं के रुझान और उम्मीदवार के प्रदर्शन से ही यहाँ के चुनाव परिणाम तय होते हैं। बदनावर की जातिगत व सामाजिक समीकरणों की बात की जाए तो यह समीकरण क्षेत्र में बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दोनों दल अलग अलग समाजों को साधने की रणनीति पर यहाँ काम करते हुए देखे जा रहे हैं। एक दल के नेता तो 10-12 समाज प्रमुखों को लेकर भोपाल भी पहुंच गए थे, ऐसा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से पढ़ने में आया। विधानसभा में दोनों दल राजपूत, मराठा, जायसवाल, ब्राह्मण, प्रजापत, मुस्लिम
और पाटीदार समाज आदि सहित अन्य समाजों के साथ बैठकें कर चुके हैं। लगभग 2 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा में सबसे ज्यादा 50 से 60 हजार मतदाता आदिवासी समाज से आते हैं। 35,000 के लगभग राजपूत समाज के हैं। 30,000 के लगभग पाटीदार समाज के बताए जाते हैं। 19,000 के लगभग मतदाता अनुसूचित जाति, 20,000 के आसपास मतदाता मुस्लिम समाज के और 50,000 के आसपास मतदाता पिछड़ा वर्ग के अन्य समाजों से आते हैं। यहाँ पर राजपूत व पाटीदार समाज का दबदबा क्षेत्र में देखा गया है। यही कारण है कि यहाँ से अक्सर दोनों दल पिछले कई चुनाव से राजपूत व पाटीदार समाज के उम्मीदवार देते आ रहे हैं। इस बार भाजपा की तरफ से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव है, जो राजपूत समाज से आते हैं। कांग्रेस ने शुरू से राजपूत समाज के अभिषेक सिंह को टिकट दिया था, लेकिन बाद में पाटीदार समाज के मतों की संख्या व इनके ध्रुवीकरण की संभावना को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से कमल पटेल को उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस को आस है कि उनके पक्ष में पाटीदार मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसकी वजह से वह अपने पारंपरिक आदिवासी, दलित व पिछड़ा वर्ग के मतों की सहायता से चुनाव जीत सकती है। तो बदनावर के राजनीतिक इतिहास, यहाँ के क्षेत्रीय जातिगत और सामाजिक समीकरणों की चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद बदनावर विधानसभा के स्थानीय कांग्रेस संगठन को नुकसान हुआ। दत्तीगांव के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी भाजपा में आए, जिसकी वजह से विधानसभा में कांग्रेस का स्थानीय संगठन कमजोर हुआ। यही कारण रहा है कि कांग्रेस को यहाँ से अपना घोषित उम्मीदवार बदलने की नौबत आई, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पास जिताऊ व मजबूत सामाजिक क्षेत्रीय समीकरणों वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं मिल पाया। जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को समझते हुए कांग्रेस ने देरी से अपना उम्मीदवार तय किया। कांग्रेस यहाँ से दत्तीगांव के भाजपा में आने से कुछ समय तक नाराज रहे गौर सिंह शेखावत को अपने पाले में चुनाव लड़ाने के लिए अंत तक प्रयास करती रही, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई। अगर ऐसा हो जाता तो यहाँ पर चुनावी हवा की गति कुछ और ही देखने को मिलती। यहाँ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस के उम्मीदवार कमल पटेल के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का मजबूत स्थानीय संगठन, धार जिला भाजपा के हर बड़े पदाधिकारी द्वारा राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के लिए काम करते हुए दिखाई देना, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों एक वर्ग में दत्तीगांव के भाजपा में आने से कुछ समय के लिए नाराजगी थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे दूर होती दिखाई दे रही है। अधिकतम भाजपा कार्यकर्ता यहाँ उत्साह से दत्तीगांव के लिए काम करते हुए देखे जा रहे हैं। गौर सिंह शेखावत और उनके समर्थकों का सहयोग भी अब यहाँ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार कमल सिंह पटेल को यहाँ पर स्थानीय कांग्रेस संगठन के नेताओं के एक वर्ग का कम सहयोग मिल रहा है, लेकिन आसपास की विधानसभा के कांग्रेसी विधायकों, उनके समर्थक तथा नेताओं को यहाँ पर कमल सिंह पटेल के लिए पश्चिम क्षेत्र और जामला सेक्टर में मेहनत करते हुए देखा जा रहा है। पार्टी का जिला संगठन भी यहाँ पर प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। विभिन्न समाजों के नेताओं के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस सेक्टरवार सामाजिक संतुलन को बिठाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के गणित को पार पाने के लिए ज्यादा मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। प्रचार में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अभी आगे चल रहे हैं। क्षेत्र में दत्तीगांव की चर्चा तो है, लेकिन कमल पटेल के बारे में चर्चा कम है, जो कि प्रचार को लेकर कांग्रेस की कमजोरी को यहाँ दिखा रही है। दोस्तों, किसी भी चुनाव में वहाँ के चुनाव परिणामों को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे होते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम बदनावर विधानसभा के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं, जिसके बाद यहाँ के संभावित चुनाव परिणामों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र जामला सेक्टर में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी यह प्रमुख मुद्दे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक गांव बताए जाते हैं। प्रकृति ने इस क्षेत्र को भरपूर नेमतों से नवाजा है। आदिवासी वर्ग की बहुलता वाले इस क्षेत्र में लंबे समय से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी की मांग की जा रही है। हर चुनाव में वायदे दोनों दलों के नेताओं द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अमल देखने को नहीं मिलता। इस बार भी क्षेत्र के आदिवासी इसी आस पर अपना वोट डालेंगे कि जीतने वाला विधायक उनकी जिंदगी को आसान करने की कोशिश करेगा।
इन दोनों सेक्टर्स में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के मौसम में नदी नालों में पानी आने पर बने हुए पुल अक्सर डूब जाते हैं और गांवों का संपर्क महीनों तक बदनावर मुख्यालय से कट जाता है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। इस बार इस क्षेत्र में जेएसवी एक्टिव है और इन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है। अगर दत्ती गांव गद्दारी ना करते तो इस बार जरूर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार इन विषयों पर कुछ करती। जबकि भाजपा की तरफ से भी इस क्षेत्र में वादा किया जा रहा है कि क्षेत्र के मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता पूर्ति उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के द्वारा जरूर की जाएगी। अब देखना यह है कि क्षेत्र के बहुसंख्यक आदिवासी मतदाता किसके वादे पर ज्यादा कन्विंस होते हैं और किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि इनका झुकाव यहाँ के परिणामों को निर्विवाद रूप से प्रभावित करता है। यह हमने विश्लेषण के शुरुआती हिस्से में समझा था। क्षेत्र का दूसरा मुख्य मुद्दा विकास है। यही कारण है कि चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करोड़ों रुपए के लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास के कार्यक्रम किए गए। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पास यहाँ पूर्व विधायक गौर सिंह शेखावत के कार्यकाल में हुए विकास कार्य भी गिनाने के लिए है, जिसका उन्हें लाभ मिल सकता है। क्षेत्र में सीमेंट के बड़े प्लांट, विंड मिल कंपनियों के करोड़ों का निवेश होने के बावजूद भी यहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा है। यहाँ के स्थानीय आदिवासी तथा पिछड़ा वर्ग में विभिन्न औद्योगिक ट्रेनिंग किए हुए लड़कों को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलता। इन संयंत्रों में स्थानीय मजदूरी के लिए भी स्थानीय स्तर पर मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता, जिसकी मांग यहाँ पर लंबे समय से लोगों के द्वारा की जा रही है। दत्तीगांव के उद्योग मंत्री होने पर स्थानीय लोगों के अंदर यह आस बंधी है कि रोजगार की स्थिति में अब यहाँ पर कुछ सुधार दिखाई देगा। भाजपा के द्वारा इस विषय को समझा जा रहा है और स्थिति को सुधारने का भरोसा दिया जा रहा है। देखना यह है कि क्षेत्र में यह कितना प्रभाव डालेगा। बदनावर विधानसभा में पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी भी एक मुद्दा है। यही कारण है कि नर्मदा परियोजना का भूमि पूजन चुनाव से पहले भाजपा शासन द्वारा यहाँ करवाया गया, जिससे इस मुद्दे पर लोगों में यह धारणा बने कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अगर जीत चाहते हैं तो पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान निकल सकता है। इस कदम का यहाँ भाजपा को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस द्वारा अन्य विधानसभाओं की तरह राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के विरुद्ध दल बदलने के मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, जिसका कारण लंबे समय तक राजनीति में रहने की वजह से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव व उनके परिवार का क्षेत्र में प्रभाव है। क्षेत्र के लोग इन्हें व इनके परिवार को पीढ़ियों से जानते व मानते हैं। 1998 के विधानसभा चुनाव में भी जब यह नाराज होकर निर्दलीय लड़े थे तो जनता ने इनका सहयोग किया था। वैसा ही सहयोग इस बार भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस का दल बदल व गद्दारी वाला मुद्दा विशेष प्रभाव डालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, बदनावर विधानसभा के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स की चर्चा करने के बाद यह कहा जा सकता है कि बदनावर में जाति व समाज से ज्यादा प्रत्याशी का जनता से संबंध और क्षेत्र में उसका व्यक्तिगत व पारिवारिक प्रभाव कैसा है, यह चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यही कारण है कि यहाँ से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जीतते आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का रुझान इस बार उनके दल बदलने की वजह से कुछ खास बदला हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी दत्तीगांव के प्रभाव में विशेष कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी कमल पटेल ने उनका व्यक्तिगत संपर्क क्षेत्र में राजवर्धन सिंह के मुकाबले काफी कम है। दूसरी ओर उन्हें पार्टी के अंदर गुटबाजी का खतरा भी है। ऐसे में यहाँ पर उनकी स्थिति दत्तीगांव के मुकाबले थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। कमल पटेल तब जीत सकते हैं जब उन्हें कांग्रेस के पारंपरिक आदिवासी, दलित, मुस्लिम मतों के साथ पाटीदार समाज के मतों का एक बड़ा हिस्सा और राजपूत, मराठी व ब्राह्मण समाज के मतों का एक हिस्सा मिले। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछड़ा, एससी व एसटी वर्ग के मतदाता समूहों का एक खास हिस्सा दत्तीगांव परिवार से पीढ़ियों से प्रभावित है। वह इस बार भी इनके साथ जा सकता है। राजपूत समाज के मत एकमुश्त दत्तीगांव की तरफ आने की संभावना है। पाटीदार समाज के भी मतों का एक हिस्सा भाजपा अपने पास बरकरार रख पाएगी।
इसके साथ भाजपा के पारंपरिक मत यहाँ से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। अंत में सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को बदनावर विधानसभा का यह विश्लेषण ठीक लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा। हमारी फेसबुक पेज इंडिया मिक्स न्यूज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।